नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और आज बात करेंगे आईपीओज़ की। आईपीओज़ के बाज़ार में आपने देखा ही है, पिछले कुछ दिनों में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को ज़बरदस्त कमाई करवाई है, कई गुना हो गया है उनका पैसा। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें पैसा लगाने वाले पछता रहे हैं, जिनका हाल ये है कि अब समझ नहीं पा रहे हैं करें क्या, ना उगलते बने ना निगलते। पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी, जिसके लिए आईपीओ के पहले भी चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद बहुत से लोगों ने उसमें एप्लीकेशन लगाई और अब हाल यह है कि जितने पैसे में आपको आईपीओ में एक शेयर मिला था, इस वक्त आप उतने ही पैसे में उसके 2 शेयर खरीद सकते हैं, यानी दाम आधा हो गया है। तो अब आईपीओ बहुत सारे आए भी हैं और बहुत सारे इस वक्त चल भी रहे हैं और आगे भी आने वाले हैं। अभी आईपीओज़ की बहार थमने वाली नहीं है। देश का सबसे बड़ा आईपीओ था पेटीएम का आईपीओ, और अभी उससे बड़ा आईपीओ यानी एलआईसी का आईपीओ आना है, उसकी तैयारी है। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बारे में तो आप उस वक्त भी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको सलाह मिल जाती है। आप अगर रोज़ ये सोचते हैं कि मैं आईपीओ में पैसा लगाऊं न लगाऊं, क्या करूं, तो आपके लिए चंद नुस्खे हैं, थोड़ी सी कुछ लाइनें हैं। इन पे अगर आप ध्यान दे दें, आप खुद चेक कर लें, तो आप फैसला कर सकते हैं कि किसी आईपीओ में आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। उसके लिए फिर आपको कहा सुनी पर, काना फूसी पर, लोगों की बिना मांगी सलाह पर, आपको आने वाले एसएमएस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम भी शायद चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी छलावा साबित होता है, ये भी आप कई कंपनियों के मामले में इन दिनों देख रहे हैं। जैसे ही बाज़ार थोड़ा ठंडा होने लगता है, तो जैसे गर्म दूध में या कॉफ़ी में ठंडा होने पे झाग बैठ जाता है, उसी अंदाज में जो ये इस तरह के प्रीमियम होते हैं, वो सब झप से नीचे बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आपको करना क्या है, समझना क्या है कि किसी भी आईपीओ के वक्त सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है वो क्यों ला रही है। क्यों ला रही है का मतलब, जो पैसा वो उठा रही है उस पैसे का वो करने वाली क्या है, ये आपको मिल जाएगा। उस कंपनी का डीआरएचपी आपको सेबी की साइट पे भी मिल जाता है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसको कहते हैं, बाद में वो सेबी से मंजूरी मिलने के बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाता है। यानी पहले ड्राफ्ट जमा होता है, फिर मंजूरी के बाद जो फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाता है। उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईपीओ। पढ़िए कि वहाँ क्या लिखा है, किस लिए कंपनी ये पैसा उठा रही है। इसमें जो आम वजहें होती हैं कि कर्जा चुकाना है, जो शुरुआती इन्वेस्टर हैं उनको एग्जिट देना है। अगर वहाँ ये लिखा हुआ है कि कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए करने जा रही है, एक्सपैंडिंग इट्स बिजनेस, और अपने कर्जे चुकाएगी और व्यापार बढ़ाएगी, और साथ में वो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी उसको जो ज़रूरत पड़ती है पैसे की चलते हुए कारोबार के लिए, उसके लिए इस्तेमाल कर रही है, तो आप मानिए कि अच्छा काम हो रहा है। यानी इस कंपनी को, अब इस कंपनी का धंधा ऐसा बढ़ रहा है कि इसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है अपने फैलाव के लिए, अपने बढ़त के लिए। जैसे कि आप बच्चों को दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं कि वो बड़े हों, तगड़े हों, अंडे खिलाते हैं, उस अंदाज में अब कंपनी उस अवस्था में आ गई है, जैसे बढ़ता हुआ बच्चा ज़्यादा भोजन मांगता है, कंपनी को वहाँ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर उस कंपनी का पूरा इशू, अभी हाल में एक आध इशू ऐसे आए हैं जो पूरा का पूरा OFS यानी ऑफर फॉर सेल था, यानी जो पुराने इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर हैं, अपना हिस्सा बेच रहे हैं, तो वहाँ ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने इस कंपनी में पहले पैसा लगाया था, उनको आज की तारीख में इस भाव पर इससे बेचकर निकल लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आपको इस कीमत पर इस कंपनी में घुसने की ज़रूरत क्यों महसूस होनी चाहिए, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। ये सवाल हमने पेटीएम के समय में उठाया था, बहुत सारे लोगों ने हमारी सुन ली होगी, बहुत से लोगों ने नहीं सुनी। जिन्होंने नहीं सुनी उनका क्या हुआ अभी आप देख चुके हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि कंपनी का हाल क्या है, कंपनी की माली हालत क्या है, उसके फाइनेंशियल्स जिसको कहते हैं। अब यह माना जाता है कि बड़ा विकट काम है किसी कंपनी की हालत समझना, उसकी बैलेंस शीट पढ़ना। बैलेंस शीट अगर सामने खोल के ही देख लीजिए और आपको कारोबार समझ में आता नहीं है, तो आपके लिए वो एक कागज़ है जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो आसान चीज़ें जो आप समझ सकते हैं वो क्या है, देखिए भाई, कंपनी का प्रॉफिट है, उसमें लिखा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट है,
प्रॉफिट में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कि ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा है, यानी चालू साल में कमाई उसके कारोबार से हो रही है कि नहीं। कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, अगर उसके बावजूद कंपनी नुकसान में है तो देखिए क्या है कि पिछले सालों में उसने नुकसान किया था जिसकी वो भरपाई कर रही है, तो क्या वो नुकसान पिछले साल 2 साल में कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये मोटी मोटी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं कि मुनाफा कमा रही है, मुनाफा कमाने जा रही है, यानी कि उसका जो नुकसान था वो ख़त्म होने वाला है, अब वो मुनाफे में एंटर कर रही है। तो ये सीधा रास्ता। उसमें भी आप देखें, उसमें लिखा होता है EPS, अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी ने कुल जितना मुनाफा कमाया उसको उस कंपनी के कुल जितने शेयर हैं उससे डिवाइड करते हैं, यानी एक शेयर पर कितना हिस्सा मुनाफे का बना कंपनी का। वो मिल जाएगा ज़रूरी नहीं है, मिलेगा वो डिविडेंड होगा, लेकिन कंपनी ने एक शेयर पर इतना कमाया। ये देखिए कि EPS अच्छा है, अगर अच्छी वो नंबर अच्छा है, संख्या अच्छी है, एक शेयर पर 50 रुपये कमा रही है कंपनी, एक शेयर पे 500 रुपये कमा रही है, इस तरह का कोई बड़ा आंकड़ा है तो अच्छा है। उसके बाद है PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आज बाजार में कंपनी के शेयर का जो भाव है या जिस भाव पे कंपनी आपको शेयर दे रही है IPO में, उस प्राइस को कंपनी जो कमाई कर रही है EPS जो अभी हमने बताया, उस दाम से EPS को डिवाइड कीजिए तो देखिए कितना आता है, कितने गुना है। इसका अर्थ है कि इस साल ये कंपनी ने इतना कमाया, अगर इसी रफ्तार से कमाती रही तो आपके शेयर में जो आपने पैसा लगाया ये वापस आने में आपको कितने साल लगेंगे। ये नंबर ऊंचा है या नीचा है, इससे कंपनी सस्ती महंगी पता तो चलता है, लेकिन ये इकलौता फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का मुनाफा अगर तेज़ी से बढ़ता रहा तो फिर वो उतने साल में नहीं, उसके आधे साल में, हो सकता है बिल्कुल अगले साल ही आपका हिसाब बराबर कर दे। इसलिए कई बार PE ऊंची होती है जब लोगों को उम्मीद होती है कि कंपनी भविष्य में बहुत अच्छा करने जा रही है। इसी तरह PEG रेशियो कहलाता, प्राइस टू अर्निंग का ग्रोथ रेशियो, कि ये जो PE है ये कैसे बढ़ रही है। अगर EPS का ग्रोथ देखते जाएं और PE को EPS ग्रोथ से डिवाइड करते चलें, EPS जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और PE जितना रहता है, तो वो आपको एक आइडिया दे देगा कि कंपनी भविष्य में कैसा करने जा रही है। तो जैसा मैंने पहले बताया, PE इकलौता फॉर्मूला एस्टिमेट का तरीका नहीं है, इकलौता पैमाना नहीं है, लेकिन एक बड़ा अच्छा पैमाना है, एक महत्वपूर्ण पैमाना है कंपनी के बारे में समझने का। इसके बाद आप ये ज़रूर देखिए कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी का नाम आपने सुन लिया और लोगों ने आपसे कह दिया कि भैया बड़ी अच्छी कर रही है, इससे बनेगा नहीं। आप उसी DRHP में इतना ज़रूर पढ़िए कि ये कंपनी क्या काम करती है। हो सकता है आपको उस काम के बारे में कुछ और जानकारी हो, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है तो फिर आपको पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कारोबार क्या होता है, इस कारोबार में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस कारोबार में क्या जोखिम हो सकता है, किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। ये रिस्क भी आमतौर पर उस प्रोस्पेक्टस में लिखे होते हैं, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये अगर आप देखें, समझें और कोशिश करें, उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं करती क्या है, तो फिर ऐसे में फिर उससे मैं सलाह दूंगा कि आप उससे थोड़ा दूर रहें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसमें अपना पैसा नहीं डालना चाहिए। अपना पैसा वहीं डालिए जो आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, यह आपको समझना ज़रूरी है। कौन लोग आपकी कंपनी चला रहे हैं। समझिए कि आपको एक व्यापार करना है, आप अपना एक ऑफिस खोल रहे हैं, आपको 4 आदमी रखने हैं, तो उनके बारे में आप उनका बायोडाटा मंगाएंगे, 4 लोगों से दरियाफ्त करेंगे कि भाई ये कैसे लोग हैं, रेफरेंस लाइए, उनसे आप पूछेंगे, उनका आप इंटरव्यू लेंगे। यहाँ आप मैनेजमेंट का इंटरव्यू तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो किसी से पूछ के भी जुटा सकते हैं। और मैनेजमेंट का अर्थ सिर्फ वो जो डायरेक्टर्स हैं वो नहीं, कई बार उन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, इनके नीचे भी कंपनी चलाने वाले लोग कौन हैं, टॉप मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट पर्सनल का एक कॉलम होता है, वो भी अगर आप देख लेंगे और आपको पता चले कि साहब यहाँ एक आदमी 27 साल से काम कर रहा है, ये आदमी 30 साल से काम कर रहा है, ज़्यादातर टॉप मैनेजमेंट लंबे लंबे समय आपके साथ काम करते रहे, इसी कंपनी को उन्होंने इतना बढ़ाया है, तो मानिए कि साहब ये जो इसके ऊपर का मैनेजमेंट है वो ऐसा है कि अपने लोगों को खुश रखता है, लोग उसके साथ काम करते हैं लंबे समय तक। तो ये अच्छा
आपको संकेत दे रहा है, या ये नई कंपनी है, 3 साल पहले शुरू हुई थी या 5 साल पहले शुरू हुई थी, मगर इसमें जो 4-5 लोग काम कर रहे हैं टॉप के लेवल पे, उन्होंने दूसरी जगहों पे लंबी लंबी नौकरियां की हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं। यानी वो लॉयल किस्म के लोग हैं, लंबे समय की सोचते हैं, लंबे समय साथ रहते हैं, इस धंधे में आ गए हैं, तो यहाँ भी वो भविष्य अच्छा करेंगे इस काम का, ये सोचना है। इसके बाद जो आखिरी चीज़ बचती है, देखिए कि उस धंधे में और कितने लोग हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं उस कारोबार में, वो क्या कर रही हैं, उनका बिजनेस कैसा है, इसी पैसे पे उनके यहाँ कैसा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ कैसा रिटर्न मिल रहा है। और ये अगर आप अंदाज़ा एक बार हिसाब लगा लेंगे तो आपको ये यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि ये शेयर जिसमें आप एप्लीकेशन लगाने की सोच रहे हैं, ये आपको महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। क्योंकि महंगे सस्ते का हिसाब किसके सामने होगा? जब आप बाजार में फल खरीदने जाते हैं तो संतरे के सामने संतरे का हिसाब लगाते हैं, या संतरे और सेब का हिसाब लगाते हैं, केले और सेब का हिसाब लगाते हैं। तो आपको उसी धंधे में उसी तरह का काम करने वाली कंपनियों के बीच में हिसाब लगाने की कोशिश करनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त आपको समझनी है वो ये भी है कि अभी पिछले कुछ समय से, लगभग 1.5 साल से बाजार में बहार चल रही है। ऐसे माहौल में जितने आईपीओ आते हैं सब सक्सेसफुल दिखाई पड़ते हैं, चमक दिखती है, जो कुछ समय पहले तक हो रहा था, जब तक ये झाग बैठा नहीं है एक बार। और ये झाग अभी एक बार बैठा है। जब बाजार ठंडा होता है तो ये सारा झाग नहीं, उसमें से आधा दूध भी बैठा हुआ दिख जाएगा कई बार आपको। वो अगर उफान आया हो, कभी आपने दूध उबाला है किचन में जाके, अगर उबाला होगा तो आपको पता होगा। जब आप दूध खोलाते हैं और वो खोल के एक बार तेज़ी से बाहर निकलता है, उसके बाद आप जल्दी से जाके बंद करते हैं और वो बैठता है, तो पता चलता है कि आधा दूध भगोने से बाहर बह चुका है। यह हाल बाज़ार में बहुत होता है। जब बाज़ार को ओवर हीटेड कहते हैं, या बाज़ार में बुलबुला फटने वाला, अंग्रेजी में कहते हैं बबल बर्स्ट होने वाला है, उस वक्त ये करीब करीब स्थिति होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर बार किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के पहले आप एक बार ज़रूर सोचें ठंडे दिमाग से कि आपको यहाँ पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। कहीं इससे बेहतर मौके आपके पास म्यूचुअल फंड्स में या बाज़ार में मौजूद पुरानी कंपनियों में तो नहीं है, जिनको छोड़कर आप यहाँ किसी विज्ञापन को देखकर किसी और चक्कर में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आईपीओ में अर्जी मत लगाइए, आईपीओ में अर्जी लगाइए, लेकिन सोच समझ के लगाइए, क्योंकि सावधानी रखना बाजार में बहुत ज़रूरी है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।